बांट लो, दो दो बांट लो। हाँ भाई, सभी को एक बार पुनः सुप्रभात। ये है शिक्षण विधि से जुड़े हुए टेस्ट आपका। देखिए जरा कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए आपने। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। निम्नलिखित में व्यावहारिक व्याकरण पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। व्यावहारिक व्याकरण आप कैसे पढ़ाओगे? विषय का अभ्यास कराओगे या अनुसांगिक कथन दोगे, उदाहरणों की प्रस्तुति करोगे या सिद्धांत निरूपण करोगे? तो कॉमन सेंस ही लग रहा है। क्या सर काटा काल क्लास है क्या? काटा काल मतलब? अरे ये पूछ कल क्लास है क्या? काटा काल। देख लो यही लिखा है, KATA काटा, काटा काल। हाँ कल क्लास लेंगे, कल पूरा करेंगे निबंध को। कल सुबह 7 बजे भले ही मत आना है। 7 बजे ही आओगे? हाँ तो 7 से 10 बहुत है। ऐसे करेंगे, कल सुबह 7 से 8 तो ले लेंगे तुम्हारा टेस्ट। अभी लास्ट में बात करेंगे, पेपर चेक करो। तो इसका उत्तर हो गया 3। उदाहरणों की प्रस्तुति चेक करते चलो। जो राइट का चिन्ह है राइट लगा दो, गलत है तो गलत कर दो। काटा काल के बारे में पूछा, लास्ट में बात करेंगे क्लास का वैसे इसे सही लिखा है, काटा काल। काल बड़ा विकराल है, इसे काट ही तो रहे हैं, तो काटा काल हो गया है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑप्शन नहीं छोड़ता मजाक बनाने का, तुम छोड़ते हो। हंसी खुशी में जिंदगी कट जाए, इससे बढ़िया और क्या है। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि, अब बताओ इन चारों में से तुम बताओ ज्यादा सटीक क्या लग रहा है? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, या भाषा को लिखना सीखने के लिए, या भाषा को समझने के लिए, या भाषा को बोलना सीखने के लिए? कॉमन सेंस के सवाल है ये। क्या बता रहे हो तुम? जवाब बोलो। भाषा सीखने के लिए, क्योंकि व्याकरण लिखना सीखने के लिए, लिखने सीखने के लिए व्याकरण की कोई जरूरत ही नहीं है। व्याकरण का मतलब ये शुद्ध भाषा प्रयोग, ये तो अपन कई बार क्लास में बात कर चुके। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए जरूरी है, 2 का सही उत्तर है 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बालकों को भावानुकूल वाचन की शिक्षा देना, ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना, समायोजित व्यवहार और नैतिक शिक्षा देना, संवाद एवं अभिनय कला के छात्रों को अवगत कराना। 4 में से एक कमजोर विकल्प है, उसको बाहर निकालना है। कौन सा लग रहा है भाई? नायक बनाना, तुम कैसे नायक बना दोगे उसको? उसको नायक बनना होगा तो NSD में बड़ा होकर के अपना आप एडमिशन ले लेगा। तुम तो कक्षा में नाटक पढ़ाई तो सकते हो टीचर के रूप में, तो बच्चे में अभिनय कौशल करना और इन तमाम चीजों का है। हाँ शिक्षण विधि का ही तो टेस्ट हुआ है। कल तुम लाइव नहीं रहते हो क्या? शिक्षण विधि का ही टेस्ट चल रहा है। तो बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना ये कोई आधारभूत बात नहीं है, तो इसका उत्तर हो गया 3 में 2। क्वेश्चन नंबर 4 में जाओ। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि किसको मानोगे? अभिनय विधि या व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि? तो इसका उत्तर है अभिनय विधि। अभिनय विधि में भी आ जाए कि रंगमंच अभिनय विधि या कक्षा अभिनय विधि, तो कक्षा अभिनय विधि। ये सवाल तो तुम्हारे आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। निम्नलिखित में उपचारात्मक शिक्षण बताओ क्या है? इस 5 में एक लाइन ये कल छूटी हुई थी, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों को पता लगाना। यह आपने लिख लिया था ना बाद में है? अच्छा चलो अब पढ़ो चारों को, अब जवाब दो। सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान करना। देखो उपचारात्मक शिक्षण, और कठिनाइयों का ज्ञान करोगे तो उपचार कहाँ है? तो निदान है ना?
और अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, और बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, और शिक्षक की विषय संबंधी, शिक्षक की नहीं है, शिक्षक कैसे कर दिया है, चलो शिक्षक चल दो, कोई बात नहीं, कि शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। आप बता दो क्या उत्तर कर दे, है तुम बताओ क्या कर दे। लाला इधर आ भाई, इस पेपर को खोल, इस पेपर को खोल के पहले तो मुझको ये बता कि चौथे विकल्प में शिक्षक शब्द का प्रयोग है कि शिक्षण शब्द का प्रयोग है। यहां खोल के बैठ जाओ उसको, पेपर को, और फिर इसका उत्तर बता कि तुमने इसमें टेस्ट सीरीज में क्या उत्तर मान रखा है, क्योंकि इसका सही उत्तर कौन माई का लाल देगा, लाली भी दे सकती है 2 नंबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं 4 पर बल दे रहा हूं, क्योंकि अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए, तो कठिनाइयों को दूर करना ही तो उपचार है, और फिर शिक्षण कराओ। तुम लोगों ने इसमें क्या उत्तर टिक कर रखा है भाई, नहीं इनकी आंसर शीट में देखने दो, देख के नहीं बताना। और ये चौथा विकल्प, अब अगर चौथा तो वैसे ही गलत है, तो शिक्षक आए से शिक्षण आए। हाँ, कठिनाइयों को पता लगाना निदानात्मक है ना। तो 5 का सही उत्तर क्या हो गया, 2, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुमने उसमें उत्तर गलत टिक लगा रखा है। चार लगा रखा है तुमने, तो ये गलत लगा रखा है। पर तुम तो कुछ भी टिक लगा सकते हो यार, 2 करो इसको सही। वही तो, इसलिए तो मैं देख रहा हूं तुम्हारा इसमें क्या सीन चल रहा है। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका तुम क्या मानते हो। क्यों, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या दिक्कत है, मौखिक चल जाएगा, मौखिक, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, और उपयुक्त में से कोई नहीं। भाषा प्रवाह और अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन मौखिक कितना कर लेते हो तुम, मूल्यांकन तो ये सब लिखित में ही आ रहा है, ये मौखिक नहीं है, ये लिखित अभिव्यक्ति का है। इसका उत्तर आएगा 1, लिखित परीक्षाओं का आयोजन, क्योंकि लिखित परीक्षाएं होती है ना निबंधात्मक, तो उसमें भाषा का कैसा फ्लो आ रहा है, कैसी आपकी सृजनात्मक सोच है, इस सब का मूल्यांकन हो जाता है। तो इसका, हाँ, भाषा में फ्लो नहीं होता क्या, मुझे क्या पता तुम कैसा फ्लो से उत्तर लिखते हो। जब मैं अभी कहूंगा केशव दास की संवाद योजना पर लिखो, तो तुम 1 पन्ना लिखोगी, तभी तो भाषा का फ्लो दिखाई देगा, है। पहली बात तो ये कि तुम इसको तो कर दोगे गलत है, वस्तुनिष्ठ को कर दोगे गलत है। मौखिक वार्तालाप तो तुम समझ रहे हो कि भाई मौखिक वार्तालाप से हम भ्रमित हो रहे हैं, मौखिक वार्तालाप से तो मौखिक मूल्यांकन ही कर सकते हो आप। आपने कुछ भी अच्छा बोला, तो बोला कहां दर्ज हुआ, कैसे चेक करेगा वो मूल्यांकन करने वाला, कैसे घर तक पहुंचेगा उसके तुम्हारा बोलना, तो उत्तर लिख के दोगे तभी तो तुम्हारे प्रवाह का चेक होगा। तो मौखिक परीक्षाओं का तो फिर सवाल दूसरा संदर्भ है, मौखिक परीक्षाओं में मौखिक वार्तालाप करके भाषा को सुधरवाना अलग चीज है, पर निबंधात्मक परीक्षाओं का, लिखित परीक्षाओं का गुण होता है कि उसका अभिव्यक्ति कौशल विशेष आए। अब लेकिन चूंकि अभिव्यक्ति कौशल में हमने 2 प्रकार से पढ़ते हैं भाई, वो तो मौखिक भी होता है लिखित भी होता है, इसलिए तुम कंफ्यूजन हो रहे हो। तो मौखिक पूछेगा तो वो मौखिक शब्दावली कुछ वैसा प्रकार से प्रयोग कर देगा भाई उसको, नहीं, इसका उत्तर तो लिखित परीक्षा ही आएगा। अरे वैसे भी यारो एक बात बताओ, मूल्यांकन चल रहा है, तुम वार्तालाप से कैसे उत्तर निकाल लोगे, मूल्यांकन का संबंध तो वैसी परीक्षा से हो रहा है, कंफ्यूजन तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए तुम्हारा। तो अपनों को कॉमन सेंस भी तो अप्लाई करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। उपलब्धि परीक्षण से संबंधित जुड़ा हुआ
कि समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है। और चाहे तुमने पढ़ाई नहीं है, उसमें चीजें सकारात्मक अलग ही दिख जाती है भाई। शिक्षण विधि तो कॉमन सेंस अप्लाई की चीज है। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी सही है? अब तो बता दो, मेरे को तो नहीं पता। हाँ भाई। हाँ, सुप्रभात बच्चा, सुप्रभात। प्रजापति सुप्रभात। एक बात कहूं तुमको, सांची सांची, उपयुक्त सभी कथन सही है। ये हो सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में हर जगह नहीं चले, लेकिन शिक्षण विधि में ये 100% चलेगा। शिक्षण विधि में ये 100% चलेगा, ध्यान रखना इस चीज का। शिक्षण विधि के कोई भी सवाल में उत्तर आ गया ना उपयुक्त सभी कथन सही है, तो उसकी पूरी संभावना है कि वो सही आएगा। ये भी तुमको गुरु ज्ञान दे देता हूं आज की क्लास में। 7 में 4। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। निम्नलिखित किस विद्वान के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है? ये तो बतला दो। ये तो खूब बढ़िया से लिख रखी है तुमने मलूक ढंग से। किसकी परिभाषा है ये? हार्वर्ड की। क्वेश्चन नंबर 9, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, बताओ किसका? शब्द से वर्ण, और आ जाए वर्ण से शब्द तो संश्लेषण। एक कर दो 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। जब हम कहते हैं कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास, तो बहुमुखी प्रयास कैसे करोगे तुम? क्या अभिप्राय, तकनीकी प्रयोग करे करोगे क्या, या सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दोगे, या आगमन विधि का प्रयोग करोगे, या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा पर शिक्षण कराओगे? क्या ठीक लग रहा है? सभी विषयों के शिक्षण में आप भाषा पर बल दोगे। ये नहीं कि हिंदी की क्लास में ही शुद्धिकरण का आग्रह रखो, पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास है, भाषा तो है ही ना। आमतौर से देखने को ये मिलता है कि यदि छात्र शुद्धि करता है हिस्ट्री क्लास में, तो तथ्य को सही मानते हैं, भाषा तो कोई बात नहीं, कोई बात क्यों नहीं। तो हर क्लास में भाषा पर, जब भाषा का एक बहुमुखी विकास होगा, तो सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। 10 का 2। अभी तक कोई है क्या आप में से ऐसा जिसके 10 में से 10 सही है? नहीं है क्या कोई भी? या होंगे तो चले गए होंगे। है क्या ऐसे? तुम में से कौन हो? वो जो है, जो चले गए, तो उनको तो वैसे नीचे 10 में 10, वो तो चले गए हैं। सुखदेव मिश्र नाम है, सुखदेव। अच्छा, बहुत बढ़िया है। 11वां देखो, आगमन विधि में सोपान नहीं होना चाहिए, कौन सा? उदाहरण प्रस्तुत करना, सिद्धांत प्रयोग करना, विश्लेषण करना, परीक्षण करना है। आगमन विधि में क्या चीज नहीं आनी चाहिए इनमें से? सिद्धांत क्या कर रहा है यहाँ भाई? परीक्षण भी आप करोगे, विश्लेषण भी करोगे, उदाहरण भी प्रस्तुत करोगे। आगमन में तो तुम वैसे भी उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ोगे, है ना। तो सिद्धांत का प्रयोग नहीं जम रहा है। और प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही बात है, तो बाल साहित्य है। तो 12 में 2। और कोई तुमसे साहित्य के इतिहास में ले जाके ये पूछ ले कि बाल साहित्य के जनक कौन है, तो क्या उत्तर कर सकते हो? है? अरे रामनरेश त्रिपाठी माने जाते हैं बाल साहित्य के जनक, द्विवेदी काल के। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया महत्वपूर्ण है, अभिवृत्ति महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। होने को तो ये भी महत्वपूर्ण है, पर ये सबसे कम महत्वपूर्ण है।
अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन और भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाएगा और मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी वर्जित है। द्वितीय भाषा शिक्षण में ये विशेषता है प्रत्यक्ष विधि की। 14 का उत्तर 4 है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी की भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने की बात की जाती है, तो क्या आशय है इसका? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बनाना? नहीं नहीं, भाषा प्रयोग पर बल देना, ये है। अच्छा, तुमने ये हो सकता है कार्य से कार्य की सूची बना दी हो या कार्य को बढ़ावा दे दिया हो। ये तो वैसे आप ना उनको वैसे भी सोच करके देखो, आपको उत्तर तो वो अजीब नहीं लगेगा कि भाषा कार्यों को बढ़ावा देना। क्या कार्य को बढ़ावा देना, कैसे कार्य को बढ़ावा देना? लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भाषा प्रयोग पर बल देना, तो सब चीज उसमें शामिल हो जाती है। 15 में एक किसका सही है? आप में हाथ खड़े करना। 15 में एक किसका सही है? हाँ, तो तुम्हारा कॉमन सेंस जिंदा है। अब कविता शिक्षण के बारे में बताना है आपको। 16वां क्वेश्चन देखो, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व दोगे? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। अरे कविता के तो कितने ही अर्थ होते हैं, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती? क्यों नहीं होती? होती है। कविता में राजनीतिक परिस्थिति, अरे सब झलक होती है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो मुद्दा निकल के इनमें से ये आ रहा है कि कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना? कविता के आप कितने भी अर्थ निकाल सकते हो, ये है। ज्यादा होशियार ने पता है इसमें क्या किया होगा? 4, कि कविता का राजनीति से क्या संबंध है। अब भूल गए हो उस बात को? माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं, सखे बता दो कैसे गाऊं। अमृत विश्व का नाम न हो कि जगह एशिया हिले विश्व, राजनीति का नाम ना हो। साहित्य का राजनीति से बहुत गहरा संबंध है? जब तुम्हारा देश पराधीन है तो उसको आजाद करने में तुम्हारा साहित्य का बड़ा योगदान है। कैसे कह दोगे कि साहित्य का राजनीति से संबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ आप तो। निम्नलिखित किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्य बल देंगे? आपको बोलना ही चाहिए, बोल बोल के पढ़ना ही चाहिए। तो संवाद किस में आ रहा है? यहाँ एकांकी में। नाटक यहाँ आ नहीं रहा है, वरना तो उत्तर फिर कैंसिल हो जाता। तो एकांकी और नाटक ये गद्य की ऐसी विधाएं हैं, चूंकि इनमें डायलॉग सबसे प्रमुख होता है, तो उन डायलॉग्सों को बोल बोल के पढ़ाते हैं। तो ये हो गया एकांकी। एकांकी से इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही अंक होता है। वैसे एक आदर्श नाटक में कितने अंक होने चाहिए? 3। जैसे कि मोहन राकेश के नाटकों में 3 अंक होते हैं। तो 17 में हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भाषा की कक्षा में कहानियां, बताओ कहानियां क्या काम करेंगी? मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावना लिए होती है और भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो 3 नंबर इसलिए कि ताकि सबसे लंबा है इसलिए। और बेचारे कई भोली बुद्धि के स्टूडेंट ऐसे भी करेंगे, भाई सबसे बड़ा है ये, तो कुछ इसमें खास होगा, जब ही तो इसमें इतने शब्द रख दिए, तो यही सही करो। और देखिए ये भी जाती है बात, अधिकतर उत्तरों में जो सबसे लंबा विकल्प होता है उसी को अटेस्टेड कर देते हैं। ये होता भी है, इसलिए भी छात्र बेचारा मानसिकता बना लेता है। आ जाइए और बताइए, उपचारात्मक शिक्षण से सवाल है कि इसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? समय और अवधि पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर? अब देखो तुम सब चुप रहना थोड़ा सा। बच्चा आप बताओ कि क्या इसका उत्तर दिया है? वेरी गुड, बच गई। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर बिल्कुल सही है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अब समझ गया मैं कि शिक्षण विधि तुम समझ गई हो, बस संधियों में दिक्कत आई है। सही है। नहीं इसलिए नहीं, मैं कोई बदला थोड़ी दे रहा हूँ कि बदला बदला है, इसलिए तुम्हारे कारण तो सब बच्चों को दोबारा से व्याकरण की क्लास मिल रही है, तो सब तुमको थैंक यू भी बोलते होंगे क्लास के बाद, है?
नहीं बोलता? अरे तुम पायल को थैंक यू क्यों नहीं बोलते हो भाई? हाँ बोला करो। हाँ अरे देखो, और कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन पायल के बाद दूसरा नाम उधर है, प्रियंका ही नाम है ना आपका? है भाई, प्रियंका नाम है ना? हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जैसे ही व्याकरण वाले सर की क्लास खत्म हुई थी, तो प्रियंका ने कहा है फिर हम कैसे पढ़ेंगे। असल में क्या है, अपना एक सर्किल चलता है पूरा। अब जैसे कोई बच्चा बाद में जुड़ता है, कोई बाद में जुड़ता है, तो फिर आप लोगों ने वो तो क्लास देख तो ली ना पूरी, उसे नोट्स वगैरह भाई बाद में देखो, ये सर ये कह देंगे भाई देखो मैंने जो पढ़ाया है उसमें से सवाल अब तुम तुम्हारे पेपर में देख लो। अब जब बच्चा नहीं करेगा तो फिर मैं कैसे दोषी हूं, है ना? तो एक बार और तो चीज बात की है, शास्त्र ज्ञान वगैरह जो जिंदे इंसान है ना, हम दो हैं। मैंने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया तुमको, व्याकरण वाले सर ने। तो भाई इन्होंने जो जो उदाहरण तुमको लिखाए हैं वो ढंग से याद कर लेना, वो तो प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है अपनी। और फिर लास्ट ईयर में तुम्हारे आए हुए जो सवाल हैं, मैंने देखी है ऐसी एक पुस्तक, एक लड़की की ली थी मैंने ऐसे यहाँ से, उसको मैं भी देख रहा हूँ तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि क्योंकि पूरे परीक्षा के आए हुए लास्ट साल के सवाल है तो वो मिल जाते हैं मार्केट में, वही लास्ट ईयर्स के सवाल दे दो, व्याख्या सहित मिल जाते हैं, बिना व्याख्या के मिल जाते हैं, व्याख्या सहित ले लेना वगैरह वगैरह। अब जैसे किसी एक लड़की ने लिख के भेजा कि गुरुजी आपने मॉडल टेस्ट पे काम किया है, मेहनत तो बहुत शानदार किया आपने, पर जैसे हाथी के शरीर में ताकत तो बहुत होती है पर उसके सूंड नहीं है, ऐसा मामला हो गया कैसे मेरा सूंड कैसे नहीं है तो सही। बोला कि व्याख्या हो जाती तो और मजा आता, तो उस मजे के लिए टाइम चाहिए था, है ना? देखो, अब इतना टाइम अपने पास था ही नहीं, ये है ना बात। उतना टाइम था नहीं, डिमांड थी। अब ऐसे तो सेकेंड ग्रेड के मॉडल पे काम चल रहा है तो उसके लिए भी टाइम नहीं है, ये चीज है, तो निकाल देना जरूरी था वो। ए भाई यार तू कहाँ कारण पे लटका हुआ है यार? एक बात बता, कोई रोगी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर उसका सीधा ही इलाज करने लग जाए बिना उसके कारणों को ठीक से जाने, तो वो उसका इलाज करेगा या उसको मारेगा? अरे मार देगा उसको। तो इसीलिए तो है कि उपचारात्मक शिक्षण की तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारा निदान कितना हुआ है। इसलिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, इसका मतलब निदानात्मक परीक्षण पर भाई, निदानात्मक परीक्षण पर डिपेंड करता है तुम्हारा उपचार। एक बात बता, तेरी शादी हो गई क्या? नहीं हुई? अब जब शादी हो जाएगी, बीबी लड़ाई करेगी, तो पहले उचित कारणों की तो पहचान करोगे, आखिर किस कारण लड़ रही है। अब बिना कारण जाने तो सीधा उपचार करेगा तो उपचार फलीभूत नहीं होगा। इसमें आप समझ गया? आप समझ गया भाई। चलो तो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे की भाषा। हाँ 20 है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किस विद्वान का? ये तुम्हारे पहले आ चुका है सवाल। अब मुझे ये नहीं पता है कि तुम्हारे रीट राट में आया है या ये सेकंड ग्रेड में आया है, पर ये आया है। और ये जानते हो किसने कहा? पियाजे, चामस्की, स्किनर, वाइगोत्स्की। हाँ इसी का है ये, जब भी तुमको पता भी है। तो 20 में 4। अब 21 में चलो, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। एक तो ये प्राथमिक क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना तो कभी भी उद्देश्य नहीं होता है भाषा का। भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास ने मामला यहां बिगाड़ दिया। सभी साहित्यिक विधाओं के लेखन की कुशलता, सभी साहित्यिक विधाओं की कुशलता विकसित हो नहीं पाएगी, लेकिन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता विकसित हो जाएगी। 4 नंबर, 21 में 4। और क्वेश्चन नंबर 22 में तुमको ये बताना है कि कविता शिक्षण की कौन सी प्रणाली नहीं है। ये चारों विकल्प थे ना तुम्हारे उसमें, तो फिर एक में अच्छा कोई और दूसरा क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत थी ना। तो अब इसमें तुम देख लो। अब भाई व्याख्या प्रणाली से भी आप पढ़ा सकते हो, गीत प्रणाली तो छोटे बच्चों के लिए तो वरदान है, अर्थबोध प्रणाली भी चल जाएगी उच्च स्तर पर, लेकिन सूत्र प्रणाली तो व्याकरण की हुई ना,
तो 22 में 3 और 23 निम्नलिखित में से मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट, डेविस, मॉरिसन या ब्लूम? तो ये तो ब्लूम है, मूल्यांकन उपागम से जुड़े हुए। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधि है, बताओ? नहीं, शिक्षण की उपचारात्मक शिक्षण विधि कौन सी है? सांस्कृतिक उपचारी विधि, परंपरागत उपचारी विधि, परंपरागत एवं मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक उपचारी विधि? अब बता दो। उपचारात्मक शिक्षण की चली आ रही है 4 नंबर, मनोवैज्ञानिक और उपचारी विधि। इधर लेकिन परंपरागत से चली नहीं आ रही है क्या? ये तो किसी परीक्षा का सवाल है और इसका उत्तर तो 3 मान रखा है? ये तो परीक्षा में आया हुआ सवाल है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक उपचारी विधि उपचारात्मक शिक्षण होता है, उपचारी विधि कुछ नहीं होता। नहीं, इसका 3 ही सही है, ये परीक्षा का आया हुआ सवाल है। हाँ, ये 3 सही है। देखो, परीक्षा में जो सवाल आ गया, जो उसका उत्तर मान लिया उसको तो तुम वैसे वैसे याद कर लिया करो। अच्छा, ये बताओ, आगमन विधि से सवाल जरूर आएगा, आगमन निगमन विधि से। तो इसमें तुम क्या कहोगे कि आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है तो विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, या सामान्य से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर? क्योंकि आपने मान लिया है कि उदाहरण क्या होता है विशिष्ट और नियम क्या होता है सामान्य। इस प्रकार उदाहरण से बढ़ा जाता है नियम की तरफ। उदाहरण विशिष्ट है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। 25 में 3 और है। हो गया डाउट तुमको इसमें? क्या डाउट हो गया? सही तो है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो अर्थबोध, रंगमंच, व्याख्या, तो कक्षा विनय विधि। 26 का उत्तर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, काठिन्य निवारण की सुकुराती विधि। अब सुकुराती विधि आते ही तो आप ध्यान देना, ये तो वाद संवाद विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, सुकुराती विधि है ना। तो उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या प्रवचन विधि, तो हो गई प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो 27 में हो गया 3। समवाय विधि उपयोगी है व्याकरण में, रचना शिक्षण में, उपयुक्त दोनों में, या किसी में नहीं? ये तो सब में चलेगी। आप तो रचना शिक्षण में गद्य कोई रचना पढ़ा रहे हो, साथ साथ लोकोक्ति मुहावरे भी समझाए जा रहे हो, व्याकरण पर आप आ गया, उपयुक्त दोनों में। और लेखन कौशल के विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर जो सबसे बढ़िया विधि है, श्रुतलेख, ट्रेकिंग, पद पद्धति, जैकटॉट, है ना। इसमें वो अनुकरण करता है, देखता है, मिलाता है और आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा संसर्ग से जुड़ा सवाल है। भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कई बार तो ये पूछ लेते हैं सत्य है और हम समझ लेते हैं असत्य है, तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 3 जगह असत्य ही होता है। व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति का महत्व अधिक होता है, और औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण कराना चाहिए, ये तो भाषा संसर्ग बिल्कुल नहीं मानता। वो तो कहता है कि भाषा के साथ साथ व्याकरण, अलग से व्याकरण शिक्षण का मतलब ही नहीं है शिक्षा देने का, उसकी तो मूल थीम ही वो है। तो या तो मूल थीम को ही बिगाड़ दिया है। तो 30 का उत्तर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए भाई, बड़ा हो गया ये। दृश्य श्रव्य सामग्री की, जैसे अपन ये बड़ा छोटा हो जाता है ना तो तुरंत इसको हाथ से छोटा बड़ा कर लेते हैं। काश ये कला जीवन में होती तो किसी को मोटा होना होता तो ऐसे पतला होना होता तो ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए तो आनंद आ जाए। अच्छा, मैं मान लो तुमको वजन देना चाहूं अपना 2-2 किलो, तो कुछ लोग तो ले सकते हैं भाई, बिल्कुल दुबले पतले तो ले सकते हैं ना, है ना भाई। वैसे ये वजन ना मिले तो बढ़िया है, बिल्कुल दुबला पतला पहलवान रहोगे ना वो भी ठीक है,
कम से कम खूब डाइट खाओगे जब भी कोई शक नहीं करेगा वो ज्यादा खा लिया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ भाई। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान, व्याख्यान विधि, योजना विधि। देखो सब में चलेगा। दृश्य श्रव्य सामग्री से बचाव आप चाहो तो एक में कर सकते हो क्योंकि इसमें अनिवार्य नहीं है, और वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में आप प्रयोग करते हो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसे अनिवार्य तो नहीं है कि करना ही चाहिए। जैसे प्रत्यक्ष विधि में अनिवार्य होता है कि करना चाहिए। हालांकि वो क्या करता है कि व्याख्यान विधि में उदाहरणों के द्वारा दृष्टांतों को सुना सुना के अपने व्याख्यानों को रोचक बना देता है, लेकिन वह इसका प्रयोग नहीं भी करे तो भी चल सकता है। तो इसमें हो जाएगा 31 में 2। क्वेश्चन नंबर 32 तो आपको याद है ही। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में द्विकाल खंड में सिम्पसन ने कितने मिनट के समय की योजना बनाई है? 90 मिनट की। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सही है, और कठिन से सरल की ओर है, सरल से कठिन की ओर। अब दोनों विरोधाभासी आ गया तो उत्तर तो इन्हीं में से एक है। स्थूल तो सरल होता है, तो ये तो सही है कि भाई सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, कठिन से सरल की ओर। आप सरल से कठिन की ओर बढ़ जाओ बोले ही। 33 का उत्तर हो जाएगा 2। चेक भी कर रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का ये अर्थ नहीं है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है, ये अर्थ नहीं है कि कहानी सुनकर उसे शब्द से दोहराना। और बातों से तो निकल के आ रहा है कि विकास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 बताओ, इनमें से लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन भी है, निबंध लेखन भी है, नाटक लेखन भी है, लेकिन वाद विवाद तो मौखिक है। तो 35 का सही उत्तर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? पढ़े गए नाटक का मंचन करना, लिखित परीक्षा, पात्रों का चरित्र लिखना, या मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन का, क्योंकि वे ऐसा है ना, तो परीक्षा के दबाव से तो वैसे ही मुक्त करता है ये, तो इसके लिए उत्तर सटीक है पढ़े गए नाटक का मंचन करना। यदि ये परंपरागत शिक्षण प्रणाली से आप इसको जोड़ोगे तो फिर उसका उत्तर लेखन कराने पर बल रहेगा। तो 36 का एक शायद कम ही लोग निकाल पाए। 36 का एक है ना, कितनों ने निकाला? एक। तो या तो माइंड बहुत ज्यादा लगा दिया या तो बिल्कुल नहीं लगाया। कई बार जब दिमाग नहीं लगाते तो भी उत्तर निकल जाता है, दिमाग लगाने से उत्तर बिगड़ जाता है। तो लेकिन बहुत लोगों ने निकाला है। फिर खुशबू तुम्हारा उत्तर क्यों सही नहीं हुआ? तुमने किया होगा, बताऊं क्या? इसमें किया होगा 4, एक किया है। तो फिर ऐसे क्यों बैठी है? तो खुश होना चाहिए, ये तो सही किया है तुमने एक। तो फिर इसका मतलब तुमने 36 में एक किया, 27 में एक किया होगा। निम्नलिखित में उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बताओ क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना, या विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना की कोई तुकी नहीं बन रही है इस प्रश्न के साथ में। बिल्कुल सही है, तो एक ही किया है ना। क्वेश्चन नंबर 38, योजना विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? लिखा था ना आपने, योजना इकाई को पढ़ा था तब। एसी मॉरिसन, जॉन ड्यूवी, हर्बर्ट या गार्डनर? मुख्य रूप से जॉन ड्यूवी। 38 में 2, कविता शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोगी मानी जाएगी? तो व्याख्या विधि को तो इतना उपयोगी नहीं कहोगे आप, निगमन आगमन हो गई व्याकरण की। समवाय विधि में सब कुछ संभव है। क्या समवाय विधि नाटक शिक्षण भी कराती है? बिल्कुल, नाटक शिक्षण में भी आप कक्षा बीने को शामिल कर लो, उसके साथ ही आदर्श वाचन को भी शामिल कर लो। समवाय तो
सबका मिला जुला प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या उत्तर कर दें हम लोग। निम्नलिखित में प्राचीन पाठ योजना के जनक, एकदम सबसे प्रथम तो हम कहेंगे कि पाठ योजना के जनक ब्लूम भी नहीं है, किल्पैट्रिक, मॉरिसन नहीं, हर्बर्ट है। 40 का उत्तर 3। क्वेश्चन नंबर 41, उपसंहार विधि का ही दूसरा नाम है रसास्वादन विधि। 41 में 2। क्वेश्चन